देखिए, अगर आप बराबर बी फाइनेंसर को देखते हैं, अगर आप बराबर हमारी वीडियोस को वॉच करते हैं, तो एक चीज़ आपने हमारे वीडियो में नोटिस किया होगा, जो बराबर शुरू से लेकर अभी तक मैं उस चीज़ के ऊपर फोकस देकर रखा हुआ हूं। और मेरी कोशिश ये है कि आगे भी मेरा पूरा फोकस रहेगा इन चीज़ों के ऊपर। और वो क्या है? पढ़ाई लिखाई, स्टडी। मैंने बराबर कहा है कि आपको अपनी स्टडी पर भी फोकस करना चाहिए। वीडियो देखना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप जिनकी भी वीडियो देखते हैं पूरी वीडियो देखिए, लेकिन हमारे अंदर प्रॉब्लम ये है कि हम देखना नहीं चाहते हैं, हम डेटा को समझना नहीं चाहते हैं, हम उन तरीकों को जानना नहीं चाहते हैं जिन तरीकों से हम खुद अपने ऊपर डिपेंडेंट हो जाए और ख़ुद हम किसी चीज़ का डेटा एनालाइज कर सकें। हम इस चीज़ को जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं, जबकि बराबर मैंने आपको कहा है कि भाई इन चीज़ों पर आपको फोकस करके रखना चाहिए और स्टडी पे फोकस कीजिए। कुछ एनालिसिस, कुछ रिसर्चें आपको अपनी तरफ से भी करनी चाहिए कि वो कैसे किए जाते हैं और एक्चुअल रिजल्ट क्या आते हैं, उसे कैसे रीड किया जाता है। देखिए, आज जो हम बात करने वाले हैं ना, इसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं, क्योंकि कोटक की तरफ से, याद रखिएगा मैं अपनी कोई बात नहीं कर रहा हूँ, कोटक की तरफ से, कोटक इक्विटीज़ की तरफ से एक रिपोर्ट लॉन्च किया गया है, जिस डेटा के अंदर बताया गया है कि 10% से 50% का क्रैश आ सकता है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है कि इस वीडियो में हम दो लोगों के लिए अलग अलग तरीके से बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टॉक इन्वेस्टर्स के लिए बात करेंगे और दूसरे नंबर पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए हम बात करेंगे। और मुझे लगता है कि दोनों के लिए जो बातें होने वाली है, दोनों की बातें इंपॉर्टेंट होने वाली है और दोनों बातें आपको जाननी और समझनी ज़रूरी है। प्लस वो डेटा भी मैं आपके सामने दिखलाऊंगा और उसको पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा, जिससे आपको ईजिली समझ, बिल्कुल बच्चों का खेल हो जाएगा और खेलते कूदते आप उस डेटा को समझ सकते हैं। कोटक इक्विटीज़ की तरफ से जो रिपोर्ट निकाला गया है, उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं आज के डेट में भी जिनमें 50% तक के क्रैश आ सकते हैं, इस तरह की गिरावट हो सकती है। और ये कहा, डायरेक्ट साफ सुथरे लफ्ज़ों में कहा गया है कि भाई इसमें निवेश करने वाले वो निवेशक है जो सिर्फ और सिर्फ रिटर्न्स के ऊपर फोकस करते हैं। किसके ऊपर फोकस करते हैं? सिर्फ रिटर्न्स के ऊपर फोकस करते हैं। बहुत सारे स्टॉक मार्केट के अंदर आज भी ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो ये देखते हैं कि भाई जिस स्टॉक के अंदर प्रेजेंट में शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स बन रहे हैं, उस स्टॉक के अंदर वो निवेश करने लगते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कंपनी का फंडामेंटल क्या है। गिरावट के टाइम पे अच्छी और बुरी दोनों कंपनी गिरती है, लेकिन जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होती वो गिरावट के बाद उठती नहीं है। प्रॉब्लम ये है। तो डायरेक्ट वही बात है कि भाई रिटेल इन्वेस्टर्स, ज़्यादातर नए इन्वेस्टर्स जो रिटर्न्स के पीछे भागते हैं, कंपनीज़ के डिटेल्स को नहीं देखते हैं, उसके प्राइस को नहीं देखते हैं, ऐसे लोग ज़्यादातर फंसे हुए हैं उन कंपनीज़ के अंदर। और कोटक इक्विटीज़ की तरफ से ऐसे स्टॉक्स को नैरेटिव स्टॉक्स कहा गया है। नैरेटिव स्टॉक्स का क्या मतलब होता है, इसको पहले समझ लीजिए। नैरेटिव स्टॉक्स का मतलब ये होता है कि भाई वो स्टॉक ख़राब नहीं है, कंपनी ख़राब नहीं है, कंपनी का बिजनेस ख़राब नहीं है, सारी चीज़ें सही है, लेकिन वैल्यूएशन है। वहाँ पर बात वैल्यूएशन की हो जाती है कि वैल्यूएशन है। मान कर चलिए 5 रुपये का एक पेड़ मिलता है, अगर वो आपको 50 रुपये में मिले या 100 रुपये में मिले, तो क्या आप उसे ख़रीदना पसंद करेंगे? नहीं खरीदना पसंद करेंगे। समझ रहे हैं? कोविड के टाइम पे बहुत सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ गई थी। जो 10 रुपये की थी वो 30 रुपये में मिल रही थी, 50 रुपये में मिल रही थी, 40 रुपये में मिल रही थी। तो लोग बहुत मतलब कम ख़रीदारी करना शुरू कर दिए। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ख़रीदारी नहीं करते थे। तो वही चीज़ें हैं। लोगों का मानना ये है कि भाई यहाँ पर जो प्राइस होनी चाहिए इन कंपनीज़ की, वो प्राइस नहीं है। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये स्टॉक वाले के लिए बात कर रहा हूँ। मैं आपको डेटा भी दिखलाऊंगा कि आखिर वो कौन कौन सी कंपनीज़ है। ज़्यादातर जो कंपनीज़ है वो PSU कंपनीज़ है, सरकारी कंपनीज़ हैं। प्राइवेट भी कंपनीज़ हैं, लेकिन सरकारी ज़्यादा है। तो यहाँ पर कोटक इक्विटीज़ की तरफ से यही कहा गया है कि ऐसे निवेशक हैं जो रिटर्न्स के चक्कर में रहते हैं, सिर्फ रिटर्न्स को देखते हैं, वैल्यूएशन को नहीं देखते हैं, कंपनी के फंडामेंटल को नहीं देखते हैं, उसके ऑर्डर बुक्स वगैरह को नहीं देखते, और भी दूसरी चीज़ें जो देखनी चाहिए उन चीज़ों को नहीं देखते हैं। तो उनके कहने का मतलब डायरेक्ट और सीधा सीधा मतलब यह है कि भाई आपको फोकस करनी चाहिए स्टडी के ऊपर, रिसर्च के ऊपर, एनालिसिस के ऊपर। इन चीज़ों को जब तक आप सामने रखकर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तब तक आप नुकसान ही करेंगे। अगर 10 से 50% कहा गया है, लेकिन सिर्फ मैं ये मानता हूं कि भाई 20%, 25% का अगर करेक्शन वहां पर होने लगे तो क्या लगता है आपको तकलीफ नहीं होगी? बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। समझ रहे हैं ना? अभी हाल फिलहाल में जो मार्केट के अंदर आपने देखा है, तो मार्केट के अंदर गिरावटें, लगातार गिरावटें हो रही थी। समझ रहे हैं ना? और
बहुत सारे स्टॉक वाइज अगर देखें तो 30% 40% तक के डिफेंस पीएसयू के स्टॉक्स गिर चुके हैं, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह की गिरावट हो गई, तो क्या वहाँ पर परेशानी नहीं हुई? लेकिन अभी भी बहुत सारे डिफेंस स्टॉक्स हैं जिनको लेकर ये बातें कही जा रही है, जिनमें बहुत ज़्यादातर लोग निवेश कर रहे हैं और रिटेल इन्वेस्टर निवेश कर रहे हैं। अब देखिए, जिन स्टॉक्स की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर एफपीआई वगैरह ने अपनी होल्डिंग्स कम कर दी। वो डेटा मैं अभी आपको दिखलाने वाला हूँ कि कैसे कैसे उनके होल्डिंग्स थे और कैसे कैसे उन्होंने कम कर दिया है। म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूं तो म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग कम कर दी और रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग बढ़ती जा रही है। चलिए हम डेटा को देख लेते हैं, उसके बाद हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए फिर बात करेंगे। देखिए यहाँ पर ये पूरी लिस्ट है जो कि कोटक इक्विटीज़ की तरफ से रिलीज़ किया गया है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जूम मैं कर देता हूँ ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियरली दिख सके। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनीज़ वगैरह के नाम आपको दिख जाएगा। यहाँ पर पिक्चर थोड़ी सी ब्लर आपको नज़र आती होगी। ये सारी कंपनीज है जिसके स्टॉक्स के बारे में कहा जा रहा है कि ओवर वैल्यूएशन है। देखिए अब इसको रीड कैसे करना है। जैसे सबसे पहले नंबर पे अगर आप देखें तो सबसे पहले नंबर पे भारत डायनेमिक्स यानी बीडीएल की बात हो रही है। तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा किसकी होल्डिंग, एफपीआई की होल्डिंग मिल जाएगी। यानी मार्च 2023 में इसकी जो होल्डिंग थी इस कंपनी के अंदर वो कितनी थी, 2.8 थी। मार्च के अंदर अगर देखें 2024 के अंदर तो वो होल्डिंग्स हो गई कितने परसेंट, 3% तक हो गई। लेकिन सितंबर में देखेंगे तो ये होल्डिंग कितनी हो गई पता है आपको, ये होल्डिंग हो गई 2.9%, यानी कम हो गई, समझ रहे हैं ना। ये जो आप रेड कलर से जो देख रहे हैं ये जो घेरा हुआ है पूरा, ये कम हुई है, बाद में जाकर जो कम हुई है उसकी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी काउंटिंग। उसी तरीके से इस कंपनी के अंदर यानी भारत डायनेमिक्स के अंदर म्यूचुअल फंड की जो मार्च 2023 में जो होल्डिंग्स थी इस कंपनीज़ के अंदर 8.8% तक की थी। उसके बाद मार्च 2024 में कितनी हो गई, 7.9 हो गई और सितंबर में आकर 4.6 हो गई। उसके बाद यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स का देखेंगे तो मार्च 2023 के अंदर 6.7 और मार्च 2024 के अंदर 8.1 और अगर सितंबर के अंदर देखेंगे तो ज़्यादा है। यहाँ पर सब लोग कम कर रहे हैं और ये ज़्यादा कर रहे हैं यहाँ पर, समझ रहे हैं ना। इसी तरीके से दूसरे नंबर पे आ जाता है, इसी तरीके से आप देखें तो दूसरे नंबर पे आ जाता है ये भारत इलेक्ट्रॉनिक, समझ रहे हैं ना। BEL की बात हो रही है, भारत इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पर आप देख सकते हैं नाम। और उसके बाद अगर आप आएंगे यहाँ पर तो देख सकते हैं यहाँ पर एफपीआई की होल्डिंग जो थी मार्च 2023 में 16.4 है। कितना है, 16.4 है। और वही होल्डिंग ये ज़्यादा हो गई थी मार्च 2024 में, कितना हो गया, 17.6 है। लेकिन अगर सितंबर में देखें तो 17.3 हो गया, मतलब कम कर दिया गया। उसके बाद अगर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स देखें इस कंपनी के अंदर तो कितनी थी मार्च 2023 में, 20.1 और वहीं पर मार्च 2024 में कितनी हो गई, 23 में कितनी थी, 20.1 और 2024 में कितनी हो गई, मार्च के 18.1 हो गई। और वहीं पर अगर सितंबर में देखें तो कम ही कर दिया गया इसको, यानी 15.8 कर दिया गया। वहीं पर रिटेल इन्वेस्टर्स की अगर होल्डिंग्स देखेंगे तो कितनी थी, मार्च 2023 के अंदर 6.1 थी और मार्च 2024 के अंदर 7.5 थी और सितंबर 2024 के अंदर देखेंगे तो 10.3 है, जो कि ज़्यादा है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं ये सारी चीज़ों का ये लिस्ट, उसके बाद जो भी आर्टिकल्स वगैरह है उन सारी चीज़ों का लिंक मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूँगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल। फाइनली अभी तक हमने जो भी बात की है वो स्टॉक इन्वेस्टर्स के लिए क्या है और ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए भी उतना ही बेनिफिशियल था। लेकिन अब ख़ास तरीक़ों से हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए कुछ बातें रखना चाहेंगे जो आपको भी ध्यान देना चाहिए। देखिए, वैल्यूएशन की बात अगर स्टॉक वाइज होती है तो वहाँ पर तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश कर रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड में आपको इंडेक्स के ऊपर ध्यान देना है। किसके ऊपर ध्यान देना है, इंडेक्स के अंदर। जिस इंडेक्स के अंदर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई महंगाई ज़्यादा है, और महंगाई ज़्यादा है या कम है, कैसा है, रीजनेबल है, कैसा है, ये सारी चीज़ों को चेक करने के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। प्रैक्टिकल आपको मैं बता चुका हूँ, दिखला चुका हूँ। अगर आप कहेंगे तो फिर मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा। लेकिन आपको जिस इंडेक्स के बारे में लगे कि भाई यहाँ पर वैल्यूएशन है, या अगर आपको ऐसा पता नहीं चल पाता है तो अगर आप देखते हैं न्यूज़ में, वीडियोज़ वगैरह में, जहाँ पर भी आपको देखते हैं आपको कहा जाता है लार्ज कैप में
में या फिर स्मॉल कैप में, जैसे स्मॉल कैप और मिड कैप में अभी भी कहा जा रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन अभी भी है, अभी भी मार्केट को 10% तक के लगभग करेक्ट होने की ज़रूरत है, तब एक बेस्ट प्राइस पर आ सकता है स्मॉल कैप और मिड कैप। लार्ज कैप लगभग ठीक ठाक है, समझ रहे हैं ना। तो आपको इंडेक्स में देखना है कि जिस इंडेक्स में वैल्यूएशन हो वहाँ पर आप निवेश करिए, ऐसा नहीं निवेश नहीं करना है। प्लस म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम और एसआईपी के जरिए निवेश किए जाते हैं, स्टॉक में भी आप एसआईपी और लमसम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वहाँ पर आप सिर्फ एक कंपनीज़ के अंदर करते हैं और म्यूचुअल फंड के अंदर एक स्कीम के अंदर निवेश करके आप मल्टीपल कंपनीज़ के अंदर आपके इन्वेस्टमेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप एसआईपी और लमसम, खासतौर से एसआईपी और लमसम का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो म्यूचुअल फंड के अंदर ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ एसआईपी तो आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं और कितने भी वैल्यूएशन हो आप वहाँ पर भी स्टार्ट कर सकते हैं और उसको कंटिन्यू कर सकते हैं अगर पहले से है तो। लेकिन अगर आप न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहे एसआईपी के रूप में तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन लमसम करने के लिए आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि भाई लमसम भी हम करेंगे, लेकिन मैं बराबर बोलता हूँ कि आप अपने कैपिटल को, जो भी आपका 1,50,000, 60,000 या 2 लाख 3 लाख रुपया है, उसे आप मार्केट के एक लेवल पे 1 या 2 बार में नहीं उसे लमसम करना है, बल्कि उसे थोड़े थोड़े करके लमसम करना है और आपको टाइम देना पड़ेगा इस तरह इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो बस इस बात को याद रखिए, अगर इतनी सी बात आप याद रखते हैं तो मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड के लिए। तो फाइनली वीडियो में ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। और अपनी देखिए, एक बात मैं बराबर बोलता हूँ, जिनकी वीडियो आप देखते हैं वीडियो ज़रूर देखिए, पूरी देखिए, क्योंकि आधी अधूरी वीडियो देखेंगे तो अधूरा ही नॉलेज आप लेकर जाएंगे, समझ रहे हैं ना। जिनकी भी वीडियो देखते हैं आप पूरी वीडियो देखिए और आप अपनी स्टडी पर भी फोकस कीजिए, अपनी तरफ से भी कुछ एनालिसिस और रिसर्च करने की भी कोशिश कीजिए। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है और टाइम देने की ज़रूरत ज़रूर होती है, तो ये आपको करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि बात आपको अच्छी लगी हो और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बी फिनेंसर को ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करें और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए ला सकूं। तो फिर मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।